हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है पाठक एडू बॉक्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और वो है रिवर सिस्टम इंडिया का। इंडियाज़ रिवर सिस्टम, भारत में नदियों को कैसे बांटा गया है, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, साउथ में जो नदियाँ बहती हैं उनको क्या कहते हैं, नॉर्थ की नदियों को क्या कहते हैं। मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि सिंपल तरीके से आपको बता के समझा सकूं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो भारत में बहने वाली नदियों को किस तरीके से बांटा गया है। भारत में बहने वाली नदियों को दो तरीके से बांटा गया है, एक हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, मैं जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मैं कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिन्हें मुझे इंग्लिश में ही बताना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर वो नदियाँ हैं जो साउथ में बहती हैं या जो हिमालय की नदियाँ नहीं हैं, जो हिमालय से नहीं निकलती हैं। हिमालय की नदियों को तीन तरीके से बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ सिंधु नदी तंत्र और उसकी कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है, सिंधु नदी तंत्र और उसकी जितनी सारी नदियाँ हैं। सिंधु नदी तंत्र में बहने वाली 6 नदियाँ हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। हर एक रिवर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। तो सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख नदी सिंधु नदी है। प्रमुख नदी इंडस रिवर को ही सिंधु नदी कहते हैं। प्रमुख रिवर सिंधु नदी है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर लेक के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के लद्दाख और जास्कर के मध्य बीच, लद्दाख मैं आपको पॉइंट कर करके बता रहा हूँ तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। ये जम्मू कश्मीर में होते हुए गिलगिट के पास, इस जगह को गिलगिट कहते हैं, गिलगिट के पास साउथ में टर्न कर जाती है, दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में चली जाती है और ये अरब सागर में चली जाती है। इसका मुहाना अरब सागर है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। अब अगर सिंधु नदी की अगर हम बात करें, इंडस रिवर की अगर हम बात करें, तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो भारत में पाकिस्तान, चीन, ये 3 देश जो हैं इनमें इंडस रिवर प्रवाहित होती है। चीन में शुरू होती है, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में जाती है और फिर पाकिस्तान में होकर अपना मुहाना अरब सागर में चली जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियों में एक तो इंडस हो गया जो मैं आपको बता दिया कि मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। दूसरी नदी सतलज नदी है, याद रखिएगा, सतलज नदी भी मानसरोवर लेक के पास से ही निकलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अब आपको इंडस रिवर के बाद, सिंधु नदी के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ झेलम रिवर के बारे में। झेलम रिवर एक ऐसी नदी है, झेलम नदी एक ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। ये सिंधु नदी तंत्र की एक ऐसी नदी सिर्फ जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी की खासियत यह है कि पहाड़ी नदियाँ जो भी हैं वो विसर्पण नहीं करती हैं। विसर्पण का अर्थ यह है कि उनका फ्लो जिगजैग वे में नहीं होता है, इस तरीके से जिगजैग वे में नहीं होता है पहाड़ी नदियों का फॉर्मेशन। वो डायरेक्ट पहाड़ से नीचे गिरती हैं तो उनका फ्लो बहुत तेज़ होता है। लेकिन झेलम नदी कुछ हद तक क्या, मैं आपको जगह का नाम बता देता हूँ।
अनंतनाग से बारामूला तक यहाँ पर बोट चलाए जा सकते हैं इस नदी में। ये नदी जम्मू कश्मीर में शुरू होती है और वुलर झील का आपने नाम सुना होगा। मैंने ये वुलर लेक बनाया हुआ है यहाँ पे। वुलर लेक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये झेलम रिवर का ही एक स्रोत है। और उसके बाद ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पैरेलल आती है, फिर उसके बाद यहाँ से टर्न होकर पाकिस्तान में चली जाती है। अब बाकी 3 नदियों के बारे में बात करते हैं तो सिंधु नदी तंत्र की बाकी शेष 3 नदियाँ चिनाब, रवि और व्यास, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। यहाँ पर मैंने डोनेट किया हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और ये जाकर झेलम रिवर में मिल जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट और बता दूं कि 5 नदियाँ जो पंजाब में बहती हैं, पंजाब हालांकि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, वो पाकिस्तान में भी है। यहाँ पर ये एरिया भारत जब बंटवारा हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान में पंजाब दोनों तरफ थे, तो पंजाब में बहने वाली 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचनद कहा जाता है। ये 5 नदियों अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में गिरा देती हैं, सिंधु नदी के बाएं तट पर। इस जगह को मिठानकोट कहते हैं। इस जगह पर ये 5 नदियाँ अपना जल सिंधु नदी में गिरा देती हैं। अब मैं आपको हर एक नदी की उद्गम स्थल और उसका जहाँ पर वो अपना जल गिराती है बताता हूँ। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी में जम्मू कश्मीर में उद्गम होने वाली नदी, सिर्फ एक नदी, ये बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। यहाँ पे है शेषनाग झील, बेरीनाग झील। सतलज नदी की अगर बात करते हैं तो मैं आपको पॉइंट करके दिखा रहा हूँ। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसकाल से निकलती है, राकसकाल झील से निकलती है। ये मानसरोवर झील के पास है। चिनाब हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब रिवर का अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे, ये दर्रे मैंने बनाया हुआ है, बारालाचाला दर्रे से निकलती है और जाके झेलम नदी में मिल जाती है। रावी नदी और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी और व्यास, ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। दर्रा मैंने ये बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, इस दर्रे से निकलती हैं। व्यास नदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। सिंधु नदी तंत्र की एक ऐसी नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती है वो है व्यास। व्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। अब व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब के कपूरथला के निकट हरिकेन नाम के स्थान पर, कपूरथला के निकट हरिकेन नाम इस स्थान पर जाकर सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज नदी पर व्यास नदी यहाँ से निकलकर रोहतांग दर्रे से निकलकर कपूरथला के निकट हरिकेन नाम के स्थान पर मिल जाती है सतलज नदी से। मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ये 6 नदियाँ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, तो इनका पॉलिटिकल तरीके से कैसे डिवाइड किया गया है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इस चीज़ के अध्यक्ष थे और उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, सिंधु जल समझौता में। ये 1960 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र के 3 नदियाँ, ऊपर वाली 3 नदियाँ सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, ये ऐसी 3 नदियाँ, ये 3 नदियाँ का 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% जल भारत करेगा, क्योंकि नदियों का उपयोग ज़्यादातर खेती के लिए ही नहीं की जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे देश में, हालांकि ऊर्जा जगाने के लिए भी की जाती है। बाकी की 3 नदियाँ जो बची, रवि, व्यास और सतलज, ये 3 नदियाँ भारत 80% इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान 20%। विद्युत और ऊर्जा ये सब इस्तेमाल होने के लिए 3 नदियों बहुत सहायक नदियां हैं भारत की, सतलज, व्यास और रावी। अब हो सके तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सारी नदियों का लंबाई कितनी है? भारत में
भारत में बहने वाली सारी नदियों का मैं रैंक वाइज आपको बताऊंगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी, इस नदी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी 2900 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद सिंधु नदी, इंडस रिवर, इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर है। इंडस रिवर, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। उसके बाद गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। फिर सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। उसके बाद गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। उसके बाद आती है यमुना नदी का 1385 किलोमीटर है। इन नदियों में एक चीज़ आप याद रखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब अगर बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र में बहने वाली नदियों की इतिहास के बारे में, तो हिमालय से पहले भी यहाँ पे जो भी था, इस जगह पर यहाँ पे 33C का आगमन था। यहाँ पे 33C का इतिहासकारों ने पाया गया है कि यहाँ पे 33C था। और हम पढ़ते हैं इतिहास में, अगर भूगोल में अगर हम लोग पढ़ेंगे कि गोंडवाना लैंड, जिसके बारे में 2-3 लैंड से जिसके बारे में मतलब किस तरीके से वो शिफ्ट हुए या धरती का या कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, तो जब हम लोग डीपली जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में। फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूंगा कि उस वक्त मतलब जिस तरीके से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए थे, तो उस वक्त हिमालयस नहीं था। हिमालयस के पहले वहाँ पे 3 नदियाँ बहती थी, सतलज, ब्रह्मपुत्रा और इंडस। सतलज, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, ये 3 नदियाँ हिमालय के फॉर्मेशन से पहले की हैं नदियाँ जो वहाँ पे बहती थी। इनको पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, इनको पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं। ये तीनों नदियाँ इंटरनेशनल रिवर हैं। इंटरनेशनल रिवर कहने का तात्पर्य यह है कि ये सिर्फ एक देश में नहीं बहती हैं, ये तीनों देश में बहती हैं। तीनों नदियाँ तीनों देश में बहती हैं। सिंधु नदी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में बहती है। ब्रह्मपुत्रा नदी चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में। वहीं सतलज नदी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में। मैं आपको जितना संक्षेप में हो सकता था मैंने आपको हर एक नदी के बारे में बता दिया। और गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम एक साथ मैं करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो और आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो भी आप देखो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।